हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, सॉलिड स्टेट मींस ठोस अवस्था। बच्चों, ठोस अवस्था क्या होती है? आपने पदार्थ नाम सुना होगा, तो पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं होती है, जिनमें से मुख्य कौन कौन सी होगी? तीनों अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और अपने गैसीय अवस्था। इसके अलावा भी दो अवस्थाएं और पाई जाती है, प्लाज्मा और बोर्स-आइंस्टीन अवस्था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं पदार्थ की कुल अवस्थाएं तो कितनी होती है? 5। लेकिन मुख्य कितनी? 3। मुख्य अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। तो आपने एक वर्ड और सुना यहाँ पे कि पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है। तो बच्चों, आपको अवस्थाएं पता होने से पहले ये पता होना चाहिए पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। पदार्थ को आप क्या बोल देते हो? मैटर बोल देते हो या फिर द्रव्य बोल देते हो। तो सबसे पहले जैसे आपने अपने चारों ओर जो भी कुछ देखा है वो सब कुछ क्या है? पदार्थ है। मतलब अभी तक आपके ये चीज समझ में नहीं आई कि सर डेफिनेशन में कैसे लिखे इसको। तो और भी इजी करना चाहे तो मतलब पदार्थ ये हो जाएगा हर एक वो वस्तु। कौन सी? हर एक वो वस्तु जो स्थान घेरती है और क्या करती है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो। वो क्या कहलाएगी? उसको आप क्या नाम दे दोगे बच्चों? पदार्थ दे दोगे। तो आप अपने चारों तरफ जैसे बहुत सारी वस्तुएं देखते हो, उनमें से ज्यादातर वस्तुएं आपको सॉलिड स्टेट में दिखाई देगी। जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये बोर्ड है, जैसे आपके हाथ में ये मोबाइल है या सामने कोई स्क्रीन है, सारी की सारी क्या है? ज्यादातर वस्तुएं सॉलिड स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि सभी की सभी है। जैसे आपने गैस देखा है, वायु एयर देखा है, वो गैसीय स्टेट में हो जाती है। ऐसे ही आपने लिक्विड वगैरह, पानी वाटर वगैरह देखा है ना, छाछ दही, ये सारे क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर चीजें आप क्या देखते हो? ठोस वस्तुएं देखते हो। तो पदार्थ की आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं जो अपने चारों ओर विद्यमान है। और उसमें भी सबसे ज्यादा चीजें किसकी है? अपने सॉलिड की बनी हुई है, ठोस अवस्था की बनी हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, देखो सबसे व्यवस्थित अवस्था किस में पाई जाती है? जैसे आपके पास में ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। तो अपने जो कण होते हैं उनकी सबसे व्यवस्थित अवस्था कौन सी होती है? अपनी ठोस अवस्था होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन यही बन जाती है आपके सत्य असत्य कथन वाले के अंदर कि पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था निम्न में से किस में होती है? तो बच्चों किस में हो जाती है? ठोस अवस्था में हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट ही आ जाएगा ठोस अवस्था के अंदर, पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था या व्यवस्था, है ना। पदार्थ की, पदार्थ मैंने आपको बता दिया, क्या बताया? हर एक वो वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है, मैटर कहलाता है। पदार्थ को आप क्या बोल दोगे बच्चों? मैटर। क्या? मैटर या फिर द्रव्य। लिक्विड नहीं, लिक्विड को तो आप द्रव्य बोलते हो, एक होता है द्रव्य, है ना। लिखूंगा आगे मैं सब कुछ, आप टेंशन मत लो। पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था, मतलब कण होते हैं वो सबसे व्यवस्थित तरीके से होते हैं। व्यवस्थित अवस्था कौन सी है बच्चों? ठोस अवस्था है। सबसे पहले लाइन आप ये लिख दोगे, पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था। उसके बाद में बात आ जाती है अट्रैक्शन फोर्स की। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? देखो, जितने ज्यादा पास में होंगे कण, मतलब जितने पास में कण होंगे उसमें आपके आगे कण उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा। तभी तो क्या होंगे? वो एक दूसरे के पास में होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन बोल देंगे, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम होता है या उच्च होता है। किसकी तुलना में? द्रव और अपने गैस की तुलना में। तो अगला पॉइंट क्या लिख दोगे? अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? उच्च होता है। तो कण क्या हो जाएंगे बच्चों? पास पास हो जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं जैसे जनरल प्रॉपर्टीज है इसकी। इसका आकार क्या होता है? आयतन क्या होता है? तो देखो, आकार की बात करेंगे, ये मार्कर है, मैं इसको कहीं भी रख दूं, क्या इसका आकार चेंज होगा? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मैं इसको टेबल पे रख देता हूं तो भी उसका आकार ऐसा ही है, चाहे मैं हाथ में ले रहा हूं तो भी इसका आकार ऐसा है। तो हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि ठोस होते हैं, इनके आकार क्या हो जाते हैं? निश्चित हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे मैं आयतन की बात करूं, वॉल्यूम की, आकार क्या था? साइज। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन की बात करूं, मैं यहाँ पे रखता हूँ आयतन, इसका मतलब चेंज हो रहा है? नहीं सर, जितना स्पेस यहाँ घेर रहा है उतना ही यहाँ पे मेरे हाथ में घेर रहा है। कहीं और रख दूंगा तो भी जितना इसको स्पेस ऑक्यूपाई करना है, जितना घेरना है उतना ही घेरेगा। मतलब इसका आयतन और आकार दोनों क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाता है? इसका फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है। मतलब यहाँ पे आकार और आयतन दोनों ही क्या हो गए? निश्चित हो गए, डिफाइनाइट हो गए। ठीक है।
नॉन डिफाइनाइट किसमें था बच्चों, अपना गैस था, उसके अंदर न तो आयतन फिक्स था न आकार फिक्स था, एकमात्र गैस ही ऐसी अवस्था थी, है ना। उसके बाद में द्रव्य के अंदर आकार क्या हो रहा था बच्चों, आकार तो चेंज हो रहा था, जिस भी पात्र में या जहां भी आप रख रहे थे उसके जैसा आकार ग्रहण कर लेता, लेकिन आयतन क्या था गैस के, उसके अंदर द्रव्य के अंदर लिक्विड में आयतन फिक्स था बच्चों, जितना आकार आयतन उसको घेरना होता है उतना घेर के रहेगा, चाहे आप किसी भी पात्र में डाल दो। उसके बाद में बात की हमने कंप्रेसिबिलिटी की, असंपीड्यता संपीड्यता की, है ना, कि किस में ज्यादा होती है। हमने देखा गैस होती है, जो गुब्बारा भरा हमने, तो उसके अंदर क्या देखा था कि उसको हम दबा सकते हैं, मतलब कण क्या थे, दूर दूर थे, इसलिए हम दबा सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस करेंगे तो उसके अवयव कण क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो उससे हमें ये पता चला था कि अवयवी कणों के बीच में स्पेस ज्यादा था। लेकिन हम बात की थी फिर द्रव्य की, मतलब हमने अभी तक 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, गैस अवस्था और द्रव अवस्था। ये लास्ट चैप्टर है अपना सॉलिड स्टेट, है ना, अवस्थाओं के अंदर। फिर हमने द्रव्य के अंदर देखा, वो भी क्या था, जैसे हम किसी बाल्टी के अंदर पानी को डालते हैं तो क्या उसको आप दबा सकते हो, ऐसे कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप कंप्रेस करोगे तो अगर खुली है बाल्टी ऊपर से, मतलब बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, तो पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब आप उसको नहीं दबा सकते, लगभग नगण्य है, मतलब संपीड्यता उसमें बिल्कुल भी नहीं होता, लिक्विड में भी। तो वो भी क्या था, असंपीड्य। ऐसे ही हमारा जो ठोस है, सॉलिड है, क्या इसको आप दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते सर, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, असंपीड्य हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दाब लगाने पे अवयवी कणों के मध्य मतलब पास पास आते हैं, लेकिन उसके पास में आने से अवस्था चेंज हो जाती है क्या ठोस के अंदर, नहीं सर, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। इसी को आप क्या बोल दोगे, असंपीड्यता बोल दोगे, कि दाब लगाने पे अवस्था में परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाता है, असंपीड्यता कहलाती है, नॉन कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। तो मैं आपको जनरल बातें हैं सारी 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिखा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, पदार्थ की सबसे अवस्थित या व्यवस्थित अवस्था है अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल, है ना। उसके बाद में बात कर ले आकर्षण बल की, अवयवी कणों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कैसा क्या होता है, आकर्षण बल को आप क्या बोल दोगे बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स बोल दोगे। तो ये क्या होता है, उच्च होता है, इसीलिए पास पास में होते हैं, क्या होते हैं, पास पास में। उच्च होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, अवयवी कण पास पास में हो जाते हैं, उच्च। अतः अवयवी कण आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, अतः अवयवी कण, अवयवी कण, कण नहीं बच्चों, कण, है ना, पार्टिकल्स। अवयवी कण का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स, है ना, अवयवी कण। क्या हो, ये वापस कण क्यों लिखा जा रहा है ना, कण क्या होते हैं, पास पास, मतलब स्पेस क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, एकदम पास में होंगे, टच में होंगे, बीच में स्पेस न के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, आकर्षण बल क्या हो गया, अधिकतम हो गया, उच्च हो गया। उसके बाद में बात की हमने आकार की, किसकी, आकार की, आकार को क्या बोल दोगे, शेप एंड साइज बोल दोगे, है ना, शेप, क्या बोल दोगे, शेप। तो आकार क्या हो जाता है इनका, निश्चित हो जाता है, डिफाइनाइट, निश्चित मतलब फिक्स हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट। आयतन, आयतन को क्या बोल दोगे, वॉल्यूम बोल दोगे। तो ये वॉल्यूम भी क्या होता है बच्चों, इसका फिक्स होता है, निश्चित हो जाता है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में संपीड्यता की बात करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, ये असंपीड्य होते हैं, मतलब नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ज्यादा सही क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, असंपीड्य, है ना, ये वाला ही सही रहेगा। ये क्या हो गया, असंपीड्य हो गया, है ना। थोड़ा सा देखो सही लिख दूं, वैसे लिखा तो सही है, ये दोनों टच हो गए, है ना। असंपीड्य होता है, कंप्रेस आप नहीं कर सकते इनको। यहाँ तक आप लोगों को पहले भी पता है, ये सब 9th क्लास में आ जाता है, फिर भी कभी कभार एक आध क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ना, आपके जैसे अपने जनरल साइंस से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, इसके अंदर आपसे पूछ सकता है बच्चों। तो उसके बाद में जैसे हमने देखा द्रव्य जो होता है उसको आप कहीं डाल देते हो, खुले में जैसे फर्श पे डालते हो, तो क्या वो बहने लगता है, बिल्कुल सर बहने लगता है। तो यहाँ पे क्या बहने का गुण पाया जाता है, ये मार्कर ही है अभी मेरे सामने मेरे हाथ में, तो क्या ये बहता है, यहाँ रख रहा हूं तो क्या कहीं जा रहा है, मतलब द्रव्य की तरह, बिल्कुल लिक्विड की तरह नहीं बह रहा। तो बहने का गुण क्या हो जाता है बच्चों, इसमें अब्सेंट रहता है,
लेकिन एक ऐसा ठोस होता है, सॉलिड होता है, जिसमें बहने का गुण प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी जाता है। ये कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर मतलब सॉलिड है, जिसमें बहने का गुण पाया जाता है? बच्चों इसमें बहुत ही कम मात्रा में बहने का गुण पाया जाता है मंद अवस्था में, लेकिन पाया तो जाता है। कौन? बच्चों आपने कांच को देखा होगा, जो आपने पुरानी खिड़कियां हैं घरों के अंदर, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह, उनमें आप देखना ऊपर की तुलना में नीचे जो कोने होते हैं ना साइड में, वो मोटे होते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? देखो धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर लगता है, तो दरवा मतलब जो अपना कांच होता है, सॉलिड होता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बहने लगता है, मतलब कि नीचे की ओर आ जाते हैं परत। तो वो नीचे आगे क्या हो जाती है, उसके जो कोने है ना, किनारे हैं, वो मोटे हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कांच है एकमात्र ऐसा सॉलिड है जिसमें बहुत ही कम मतलब मंद अवस्था में या अत्यंत मंद गति से बहने का गुण प्रेजेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए इसको आप क्या बोल दोगे, अतिशीतित द्रव बोल दोगे। क्या बोल दोगे? अतिशीतित द्रव बोल दोगे। सुपर कोल्डेड लिक्विड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार आया है। तो एकमात्र कौन है बच्चों? कांच, जिसमें बहने का गुण प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको आप क्या बोल दोगे, अतिशीतित द्रव बोल दोगे, सुपर कोल्डेड लिक्विड बोल दोगे। ठीक है, तो इसमें ठोस में क्या हो जाता है, बहने का गुण अब्सेंट होता है ना, ठोस में। किसमें? ठोस में बहने का गुण, बहने का गुण अब्सेंट, या फिर पूरा लिख लो, है ना, अनुपस्थित, है ना, अब्सेंट होता है। लेकिन कांच में, किसमें? कांच में, कांच में उपस्थित होता है, ऐसे लिख लो, कांच में उपस्थित। कौन सा गुण? बहने का गुण कांच में क्या हो जाता है बच्चों, उपस्थित हो जाता है। हालांकि कांच आप लोगों को पता है क्या है, सॉलिड है, इसीलिए इसको कांच को आप क्या बोल दोगे बच्चों, अतिशीतित द्रव बोल दोगे, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। इसीलिए कांच को आप क्या बोल दोगे, अतिशीतित द्रव बोल दोगे। ठीक है, हाँ लिख लो, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव को आप क्या बोल दोगे, सुपर कोल्ड लिक्विड बोल दोगे, सुपर कोल्ड लिक्विड बोल दोगे। किसको? आप कांच को बोल दोगे, अतिशीतित द्रव बोल दोगे। इसीलिए आप यहाँ पे बोल सकते हो अत्यंत मंद गति में बहता है ना, ऐसे नहीं कि पानी की तरह बहे, बहुत ही मंद अवस्था में ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों पूरा कि अत्यंत मंद गति से बहता है। कौन? कांच। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आया हुआ भी है। उसके बाद में बात करें सॉलिड होता है, इसके जैसे कि उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण मैंने आप लोगों को पहले ही बहुत सारे दे दिए हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, ऐसे कैमरा हो गया, बर्फ हो गई, हीरा हो गया, पत्थर हो गया, कांच, प्लास्टिक, रेत, इत्यादि सारे के सारे किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, अपने सॉलिड के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, जो कि आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को ऑलरेडी आ रहे हैं। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, किसका? पदार्थ का, ठोस का, है ना, ठोसों का। तो एक तो अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं ज्यामिति के आधार पे, ठोसों के प्रकार। जिससे ज्यामिति के आधार पे हम पहले देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा भी है और इससे क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट आ भी जाता है, और कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी मैं जस्ट अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप पहली हेडिंग क्या डालो, ज्यामिति के आधार पे ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन बेसिस ऑफ जियोमेट्री। आप इंग्लिश में भी लिख लो, साथ साथ में आपके कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश में भी लिखवा दिया करो, तो मैंने बोल दिया है आप साथ साथ में इंग्लिश वाले लिख लो। मैं डबल लिखूंगा तो टाइम भी डबल लगेगा और क्लास भी बोरिंग हो जाएगी, इसलिए क्या है मैं बोल देता हूँ, आप इंग्लिश में भी लिख लिया करो। और ज्यादातर टर्म्स है वो बच्चों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता देता हूँ, है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आपने क्या डाली हेडिंग, ज्यामिति के आधार पे ठोसों के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन बेसिस ऑन जियोमेट्री। ये एक आप हेडिंग डाली होगी आप लोगों ने। उसके बाद में देखो आपने कितने प्रकार बताए ज्यामिति के आधार पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के हो जाते हैं। मेरे बताने से पहले आप बताओ के आधार पर, पूरा लिख दूंगा ना, 2 प्रकार के हो जाते हैं। सॉलिड कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के हो जाएंगे, 2 टाइप।
दो प्रकार कौन कौन से, एक तो अपने क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, दो प्रकार के हो जाएंगे, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोनों आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है कि क्रिस्टलीय के अंदर कौन सा आ जाता है और अक्रिस्टलीय में कौन सा आ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपके आ जाता है समदेशिक और विषमदेशिक। क्या आप लोग पहले से जानते हो कि समदेशिक क्या होता है, विषमदेशिक कौन सा होता है? ठीक है, वो आगे पढ़ने वाले हैं जस्ट अभी हम। तो आपने पहली हेडिंग इसके एक साइड में तो लिख लो क्रिस्टलीय ठोस, कौन से, क्रिस्टलीय, और दूसरी साइड कौन सी लिख लोगे, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों हो गए। इस तरफ आप लिख लो क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल दोगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे इधर हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ए आने का मतलब क्या हो गया, नॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। देखो बात करेंगे सबसे पहले जैसे क्रिस्टलीय ठोस कौन से हो जाते हैं बच्चों, जो ठोस ऐसे ठोस जिनमें कणों की व्यवस्था फिक्स होती है, उनका पैटर्न क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, क्रिस्टलीय ठोस बोल दोगे। लेकिन जिन ठोसों की अवस्था कणों की व्यवस्था है, वो पैटर्न है वो क्या होता है, अनिश्चित हो जाता है, वो किस में आ जाएंगे, अक्रिस्टलीय में आ जाएंगे। ये नाम से पता चल रहा है आपको। तो इनमें कणों की व्यवस्था क्या हो जाएगी, क्रिस्टलीय के अंदर फिक्स हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, उनका एक पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे फिक्स होते हैं। ये मैं सब कुछ आपको आगे करवाने वाला हूँ, सिर्फ आपको तो अभी में अंतर देखना है ना। तो ठोसों के कणों की व्यवस्था है ना, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, व्यवस्था पैटर्न क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और उसमें अक्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो आप पहला पॉइंट, क्या पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, क्या, जिन ठोसों में, क्या बच्चों, ऐसे सॉलिड्स जिन ठोसों में कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, जिन ठोसों में कणों की, इसको आधा आधा कर लेते हैं, उससे आपको दिख जाएगा है ना, कणों की व्यवस्था, आप क्या बोल दोगे, उसका पैटर्न बोल दोगे, व्यवस्था बोल दोगे है ना, व्यवस्था या फिर उनका पैटर्न, इंग्लिश में व्यवस्था को क्या बोल दोगे, पैटर्न बोल दोगे, क्या बोल दोगे, पैटर्न बोल दोगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, व्यवस्था या पैटर्न निश्चित, क्या हो जाएगा बच्चों, निश्चित हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में जिन ठोसों में कणों की व्यवस्था या पैटर्न क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे आप मेरे को बताओगे, उससे पहले इधर भी आप लिख लेते हैं ना, अक्रिस्टलीय के अंदर भी क्या लिख लोगे, देखो कणों की व्यवस्था और पैटर्न क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो कणों की व्यवस्था, किसकी, कणों की, पूरी की पूरी लाइन यही लिखनी है आपको, क्या लिख देना है, सिर्फ सारा ऐसा वैसा लिख के लास्ट में अनिश्चित लिख दोगे है ना। कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, इसमें तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन में तो निश्चित, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अनिश्चित, बस इतना ही डिफरेंस है। बात करेंगे उदाहरण की, किसकी, उदाहरण की। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस है, इसके उदाहरण की बात करें तो आपने पढ़ा भी होगा, हमारे सिलेबस में भी दे रखा है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सारे के सारे जो सिलेबस में दे रखे हैं मैं वो आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ करवाने वाला हूँ। ZnCl2, ऐसे अपने ZnS हो जाएगा, जिंक सल्फाइड, ऐसे आप हीरा भी ले सकते हो, कौन सा ले सकते हो बच्चों, हीरा ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, CaCl2 हो जाएगा ना, आप बहुत सारे ले सकते हो, CaCl2 ऐसे इसके अंदर एग्जाम्पल बहुत सारे आ जाते हैं अक्रिस्टलीय के अंदर। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि कांच है, सॉलिड है, वो अपने क्रिस्टलीय सॉलिड है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस है या फिर अक्रिस्टलीय ठोस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कांच है, वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अनिश्चित है उसकी जियोमेट्री वगैरह, ज्यामिति, तो वो अपने अक्रिस्टलीय के अंदर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कांच, कांच हो गया, अपने प्लास्टिक हो गई, ये दोनों किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, क्योंकि इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। बाकी तो रबड़, कोयला वगैरह सब कुछ किस में आ जाएंगे, इसमें अक्रिस्टलीय में ही आ जाएंगे। बाकी में आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप कांच में हो जाओगे है ना, इसकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित हो जाती है, कोयला आदि etc है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल रबड़ वगैरह लिख सकते हो जितने आपको याद है। आगे बात करें, इसके अंदर जैसे कणों की व्यवस्था है, वो क्या हो गई थी बच्चों, निश्चित हो गई थी। इसमें कणों की व्यवस्था क्या हो गई थी, अनिश्चित हो गई थी। उसके बाद में पैटर्न की बात करेंगे कि इसका पैटर्न होता कैसा है,
निश्चित तो होता है, लेकिन कैसा होता है, लघुपराशी होता है, दीर्घपराशी होता है। जब वो हम डायग्राम वगैरह बनाएंगे, इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी सारणी के अंदर सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है। अपने क्रिस्टलीय के अंदर तो दीर्घपराशी होता है, मतलब लंबे समय तक चलता है, और इसके अंदर अक्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, लघुपराशी हो जाएगा। उसके बाद में इनमें वक्र की बात आ जाती है, ग्राफ की। तो जो क्रिस्टलीय होता है इसके अंदर वक्र होता है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूसली चलता है। लेकिन बात करेंगे निश्चित, मतलब इसके अंदर अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इसमें जो शीतलन वक्र होता है वो अपने सतत चलता है, कंटिन्यूसली चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से सारणी से बन सकता है, जो कि आपको एकदम याद रखना है ना। तो पैटर्न की बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट कौन सा, पैटर्न तो क्या हो गया बच्चों, इसके अंदर निश्चित हो गया, लेकिन किस प्रकार का होता है ना, पैटर्न का प्रकार। पैटर्न किस प्रकार का होता है, इसमें दीर्घपराशी, कौन सा, दीर्घपराशी। ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, लघुपराशी, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, लघुपराशी पैटर्न, है ना। पैटर्न किस प्रकार का होता है, लघु पराशी। उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके अंदर ग्राफ की, किसकी, इनका वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, शीतलन वक्र असतत होता है ना। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूसली चलेगा, है ना। असतत, ये एग्जाम में बहुत बार आया डायरेक्ट, किस प्रकार का होता है, असतत। असतत का मतलब यहाँ पे मैं आपको बना के देता हूँ, देखो। और बनेगा किस किस के बीच में, एक तो टेम्परेचर हो जाएगा, दूसरा टाइम हो जाएगा, समय। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टाइम, और इधर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स ताप। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, कम होता जाएगा होता जाएगा, फिर इधर चलेंगे तो मतलब जितना है सेम रहेगा, कुछ टाइम तक क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम, फिर वापस गिरने लगेगा, यहाँ तक आएगा, फिर सेम चलेगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये डिसकंटिन्यूस हो गया ना, असतत हो गया। और इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, जो शीतलन वक्र है वो क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। किस प्रकार का शीतलन वक्र, सतत, शीतलन वक्र क्या हो जाएगा, सतत, कंटिन्यूसली चलेगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना, सेम वही बनाएंगे, जैसे इसमें टेम्परेचर और टाइम है, इसमें भी क्या लेंगे, टेम्परेचर और टाइम ही लेंगे, टेम्परेचर एंड टाइम। अब इसमें देखो असतत है ना, ऐसे रुक रुक के मतलब चल रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, सतत, मतलब ऐसे ऐसे। आगे बात समझ में, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गई तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, कौन सा, जो कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। क्या आपको दिख रहा है यहाँ तक, मैं चेक कर लेता हूँ, फिर नीचे ही लिख दूं। हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा चल जाएगा क्या काम, चलो ऊपर ही लिख देते हैं इरेज करके, है ना। हाँ, अगला पॉइंट कौन सा बताया मैंने आपको, समदेशिक एंड विषमदेशिक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो मैं जितने में इरेज करूं, आप वीडियो को पॉज करके मेरे को ये बताओगे समदेशिक क्या होता है और विषमदेशिक क्या होता है। समदेशिक और विषमदेशिक नाम से भी पता चल रहा होगा। समदेशिक का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक, और अपने समदेशिक का मतलब तो होता है मतलब आइसोट्रोपिक, और विषमदेशी का मतलब एन आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं। विषमदेशी मतलब एन आइसोट्रोपिक, समदेशी मतलब आइसोट्रोपिक, है ना। अगर आगे पीछे बोल दिया है तो भी ये जो मैंने बताया ये एकदम सही है, मतलब लास्ट में विषमदेशी क्या, एन आइसोट्रोपिक। देखो बच्चों, आपने देखा होगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखोगे कि समदेशी होता कौन सा है और विषमदेशी कौन सा होता है। तो अपने जो इस साइड में है क्रिस्टलीय सॉलिड, ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक, मतलब विषमदेशिकता का गुण दर्शाते हैं। अब होता क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ये लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार के हैं, तो आप क्या बोलोगे, विषमदेशिक प्रकार के, विषमदेशिक। इसलिए मैंने आपको बताया, चाहे आप आगे की बात समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी आपको समझनी है, ऐसा नहीं है कि अच्छी बात है। और ये क्या हो जाएगा, समदेशिक, ये समदेशिकता दर्शाते हैं और ये विषमदेशिकता दर्शाते हैं। विषमदेशिकता का मतलब एन आइसोट्रोपिक, है ना, एन आइसोट्रोपिक।
आइसोट्रोपी। क्या हो जाएगा? एनआइसोट्रोपी। इधर क्या हो जाएगा? आइसोट्रोपी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। क्या? एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। देखो, ठोसों के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि ठोसों में विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण कौन कौन से? चालकता मतलब कंडक्टिविटी, अपवर्तनांक, ऐसे यांत्रिक सामर्थ्य है। इनको आप अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में ज्ञात करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? भिन्न भिन्न। वो तो किस में हो जाएगा? विषम। नाम से पता चल रहा है, विषम मीन्स अलग अलग। कौन अलग अलग? उनके भौतिक गुण, जैसे कि चालकता हो गई, अपवर्तनांक हो गए, उनका यांत्रिक सामर्थ्य हो गए, ये सब क्या होंगे? भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होंगे। किसके अंदर? विषम देशी के अंदर, एनआइसोट्रोपी के अंदर। ऐसे समदेशी का, इसके अंदर क्या हो जाएगा? ठोसों के भौतिक गुण कौन कौन से? वही चालकता हो गई, अपवर्तनांक हो गया, उनका यांत्रिक सामर्थ्य हो गए, सब क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न दिशाओं में एक समान हो जाएंगे। इसी को आप क्या बोल दोगे? समदेशिकता बोल दोगे। समझ में आ गई ये बात? आपको बस इतना याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशी। क्यों? क्योंकि इनके भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक और यांत्रिक सामर्थ्य भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोल दोगे? विषमदेशी गुण बोल दोगे या विषमदेशिकता बोल दोगे। समदेशिकता में मैंने क्या बता दिया? ठोसों के भौतिक गुण कौन कौन से? सेम चालकता, अपवर्तनांक और यांत्रिक सामर्थ्य, ये क्या हो जाएंगे? इनके मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भी क्या मिल जाएंगे? हमें समान प्राप्त हो जाएंगे। इसी गुण के कारण इनको आप क्या बोल दोगे? समदेशी बोल दोगे या समदेशिकता बोल दोगे। आगे कहानी समझ में? अगर कहानी समझ में आ गई तो डेफिनेशन खुद छापो। छाप लोगे? चलो मैं लिखा देता हूँ ना, डेफिनेशन भी लिखा देता हूँ। क्या डेफिनेशन लिखाई मैंने इनकी? ब्रैकेट लगा के लिख लो इसी के अंदर, है ना। ठोसों के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है बताओ? भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मैंने क्या बताया? चालकता। भौतिक गुण क्या? चालकता। कंडक्टिविटी की बात आ गई, है ना। चालकता हो गई, अपवर्तनांक हो गया, है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर आप क्या देखते हो? अपवर्तनांक देखते हो क्या? कांच के अंदर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक, है ना। यहाँ पे चंद्र बिंदु है ना, क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। ऐसे ही कोई यांत्रिक सामर्थ्य, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, सामर्थ्य। हाँ, आदि और भी बहुत सारे गुण हो सकते हैं ना, के मान, इनके मान, आदि के मान भिन्न भिन्न, क्या? भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग दिशाओं में, है ना, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या मिल जाएगा बच्चों? भिन्न भिन्न मिल जाएगा। भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है या अलग अलग प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। किसके अंदर बच्चों? विषमदेशिक के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको आप क्या बोल दोगे? विषमदेशिकता बोल दोगे। इसमें क्या हो जाएगा? अलग अलग की जगह क्या हो जाएगा? एक समान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो क्या लिख दोगे? ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज। क्या कर दोगे? यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखो, ठोसों के भौतिक गुण। भौतिक गुण वही फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण जैसे कौन कौन से बताए मैंने? आगे दिख रहा है क्या आपको? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। भौतिक गुण जैसे, चलो लिख लो, अगर नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, दिख जाएगा। चालकता हो गया, ऐसे अपवर्तनांक हो गया। क्या हो गया? अपवर्तनांक। एक सेकंड, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हो गया, ऐसे ही यांत्रिक सामर्थ्य हो गया, है ना। आदि है, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा? एक समान प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? भिन्न भिन्न दो बार आदि, भिन्न भिन्न दिशाओं में, है ना, दिशाओं में एक समान प्राप्त होता है। देखो इसमें तो क्या हो जाएगा? एक समान, और इसके अंदर भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाएगा। भिन्न भिन्न दिशाओं में एक समान प्राप्त होता है या प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दोगे? समदेशिक बोल दोगे। यहाँ पे भी प्राप्त होते हैं, है ना।
क्योंकि एक चीज तो ही नहीं ना, बहुत सारे, इसलिए। तो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जियोमेट्री थी, उसके बेसिस पे हमने दो टाइप देखे हैं। दोनों टाइप आपके सामने, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कल हम देखने वाले हैं अवयवी कणों के आधार पे ठोसों के प्रकार, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। सो मिलते हैं कल जल्दी एक और वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।